हेलो। आज हम लोग क्लास 9 के पेपर को भी एक बार जल्दी से रिव्यू करके देख लेते हैं कि कैसा इनका पेपर आया है कल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से यही कमेंट आ रहे हैं कि पेपर बड़ा टफ आ गया है एज़ कम्पेयर टू 24 दिसंबर। तो डेफिनेटली थोड़ा टफ तो होना ही, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो पेपर की टफनेस इंक्रीज़ ही होगी, कभी डिक्रीज़ नहीं होती। तो अब इसके अगले महीने जो पेपर होंगे वो और टफ होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा तो टफनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, लेकिन देख रहे हैं कि एक बार इसको एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कैसा आया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम सोल्यूशन डाल देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो इसके अंदर जो पेपर है ये एक स्टूडेंट का पेपर है, तो उसमें से हम लोग देख ले रहे हैं। तो जो आंसर मार्क होंगे तो वो हो सकता है शायद सही ना हो, ठीक है। तो एक बार हम लोग एक बार इस पेपर को स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। ये इसके जो आंसर मार्क होंगे इन पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और बस केवल हम लोग पेपर को देख रहे हैं कैसा आया है। तो लास्ट 4 लेटर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं, अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है पेपर, है ना। 3 4 5 6 भी सही है एंड 7 भी मुझे लग रहा है सही है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमारा पेपर फर्स्ट पेपर सही चल रहा है। फर्स्ट पेपर अभी भी सही चल रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। एंड कॉम्प्रीहेंशन में देख लेते हैं ABCD बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा 24 का पेपर था, पैटर्न एकदम सेम आ रहा है, ठीक है। 7 जनवरी वाला बिल्कुल एकदम सेम चल रहा है। इधर देखते हैं इधर क्या आ रहा है। इधर इधर भी जो कॉम्प्रीहेंशन है ये भी एकदम सही चल रहा है, ठीक है। पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पेपर 2 का पेपर सेक्शन 2 में आ जाते हैं, इसी के पेपर 1 के। पेपर 1 के सेक्शन 2 में हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी एकदम रोहित इवनिंग मॉर्निंग फॉर द कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ बिल्कुल सही है, सीरीज़ पे क्वेश्चन है। फिर ये डायरेक्शन आ गए बॉयज़ बिटवीन, बिल्कुल एकदम एज इट इज़ जैसे पैटर्न था वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। अभी तो टफनेस तो नहीं पता चल रही, खैर चलिए आगे देखते हैं तो उससे पता चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा सा हो सकता है काउंट करने में दिक्कत हो। इसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन पे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा होगा 27। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन आ गया है, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में भी क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन 2 28 to 30 आपको देना है। फर्स्ट पार्ट तो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मुझे अभी कोई समस्या नहीं आ रही। जब सोल्यूशन मैं डाल दूंगा अभी कल परसों से इसके सब सारे सोल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पेपर 2 में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 किस पे बेस्ड है आपका, ये नीट सेक्शन है, दूसरा साइंस सेक्शन है, तीसरा NTSE मैथमेटिक्स सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सेक्शन 1 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था। हाँ, ड्राफ्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया है यहाँ तो, ठीक है। और अब थर्ड में आ जाते हैं, द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ तक तो सही आ रहा है। फिर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट इनसाइड द सैटेलाइट, ये थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल आप लोग को लगे। फिफ्थ भी एकदम सही लग रहा है, 6 भी सही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी 7th और 8th में देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज बाय विदाउट अप्लाइंग। ये स्टेटमेंट में आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट सभी एक जैसे ही लगते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं सही है। केमिस्ट्री में अगर आ जाते हैं तो केमिस्ट्री 9th और 10th, यहाँ तक केमिस्ट्री थोड़ा सा सही चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में पेपर 2 भी अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैलेंस अभी वे में चल रहा है, अभी तो इतना ऐसा टफ नहीं लग रहा है। आयरन प्लस सल्फर, आयरन प्लस सल्फर, आयरन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इक्वेशन सही लग रही है। 12 13 इमल्शन जेल, ये सब आप लोग ने पढ़ा होगा। कोलाइड सॉल्यूशंस, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग तो ठीक रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट हमेशा क्रिएट होता है, ठीक है। 17 18 19 20 एंड 21 22
यहाँ तक तो सही है। 22, 23 विच अमॉन्ग द साइंटिस्ट इन्वॉल्व, हाँ ये सब तो एकदम। पेपर 2 बिल्कुल अच्छा बैलेंस है, बढ़िया पेपर चल रहा है, ठीक है। 24, 25, 26, 27 ये सही है। 28, 29, 30। फिर स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट असर्शन रीज़न, यही स्टेटमेंट असर्शन रीज़न में आप लोग हमेशा से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और वही चीज़ उन्होंने बार बार पूछी है, तो ये एक पेपर की टफनेस इंक्रीज़ करने का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जब आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, लगते तो सभी सही हैं, लेकिन उसका ये नहीं पता चलता है कि उसका प्रॉपर या उसका रीज़न है या नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 31, 32 भी सही लग रहा है, ठीक है। अब इसका सेक्शन 2 आ जाते हैं, फिर अगेन 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है। बायोलॉजी पार्ट ए, बॉडी स्टार्ट्स, फिजिक्स है। हाँ यहाँ पहला क्वेश्चन तो सही है, क्रिकेट कैचेस बॉल, ये भी सही है, ठीक है। इसके ये पांचों क्वेश्चन एकदम सही हैं। 37 तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है अभी, ठीक है। फिजिक्स एकदम बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड है, जैसा हम लोग ने सोचा था वही पहले फर्स्ट पार्ट की तरह चल रही है। और केमिस्ट्री भी बिल्कुल वैसी जैसी हम लोग सोच रहे थे, केमिस्ट्री भी बिल्कुल अभी वैसी चल रही है। अभी कुछ खास केमिस्ट्री में टफ नहीं स्टार्ट करा है, अच्छा पेपर चल रहा है, ठीक है। 40 बायोलॉजी पार्ट में चले जाते हैं। 43 to 47 ये भी प्रोटीन रिलीज बाय द वायरल इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट अनइन्फेक्टेड सेल आर कॉल्ड एज, ठीक है। थोड़ा सा अंदर चले गए हैं, हल्का सा। ये जो ऑब्जेक्टिव में थोड़े से टिपिकल हैं। 48, 49, 50 अर्थ श्रिंक हाफ ऑफ इट्स रेडियस। हाँ अब ये सब थोड़ा सा आपको दिक्कत आने लगेगी, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में है, ठीक। 48, 49, 50 जो पढ़ा होगा वही कर पा रहा होगा, ये थोड़ा सा है ना, ये कॉन्सेप्चुअल अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो क्लास 11th के ही डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, ठीक है। मोशन के ही क्लास 11th की आप कोई भी रेफरेंस बुक भी उठा लेते तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाते हैं। मोशन ओशन फोर्स के ये पूरा एज इट इज़ वही पार्ट है। केमिस्ट्री भी पूरा एज इट इज़ वही की वही है। बायोलॉजी भी अच्छा है क्वेश्चन। फिर बायोलॉजी का ये पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये बायोलॉजी में। बायोलॉजी भी ठीक सही लग रही है अभी, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या आ रहा है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, मैथ्स है। तो 2 पॉइंट हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये भी सही है। रिमाइंडर जैसा हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। रैशनल फॉर्म भी एकदम सही चल रही है, रैशनल नंबर। मैथ्स भी बिल्कुल एकदम बैलेंस चल रही है, बिल्कुल वही सेम जो एक कॉम्पिटिशन में होने चाहिए वही सारे ओलंपियाड और इन सब में भी यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल सेम चल रहा है अभी तो एकदम पेपर बैलेंस्ड है, ठीक है। एक्सपोनेंट और ये सब भी वही पावर्स के भी नज़र आ रहे हैं। पेपर ये सही बैलेंस चल रहा है, बल्कि हम बोलेंगे अच्छा भी सही चल रहा है पेपर, बिल्कुल एकदम सेम है जैसे एकदम था। लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे एकदम सही चल रहा है। 75, 76 पैरेलल लाइंस फिगर्स बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। ये पेपर आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो फर्स्ट के मुकाबले तो ये अभी मुझे तो ये पेपर आसान की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी सही चल रहा है, एकदम सही। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एकदम सही चल रहा है। 82 भी सही है, 83 भी सही है, 84 भी सही है ना। 84 में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कुछ खास टफ हो रहा है। ये भी आपका हो जाएगा। 85, 86 ये तो मेरे ख्याल से रिपीट ही हो गया है। 87 तो फिर से रिपीट हो गया पेपर में, ठीक है। और ये वाला भी मुझे लगता है रिपीट हो गया। इसमें 1-2 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद रिपीट ही हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा ही है कि रिपीट हो गए हैं आप लोग के। ये बिल्कुल जो 87 था वही आपका 90 बिल्कुल सेम पैटर्न पे वही चला जा रहा है। ये सब मुझे जहाँ तक लगता है इसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पुराने क्वेश्चन पेपर के, ठीक है।
पेपर सही और बैलेंस है। तो पेपर 2 को हम लोगों ने देखा, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। पेपर 3 को देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि पेपर टफ है। तो इस पेपर को जब देखते हैं थोड़ा सही से, तो ये पेपर, हाँ, पहले ही क्वेश्चन से तो लग रहा है कि हाँ ये टफ है, बिल्कुल सही। अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, ये कॉम्प्रीहेंशन ही आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल ही एकदम प्योर 11th के पार्ट में चले गए और 11th के भी एकदम कॉम्पिटिटिव पार्ट में चले गए हैं। तो ये आपको, अगर आप नॉर्मल 11th की बुक भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। 11th की रेफरेंस बुक में, NCERT तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। रेफरेंस बुक में भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये आपको इसके कंपटीशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। रेफरेंस बुक की कंपटीशन सेक्शन में आप ये क्वेश्चन को देख पाएंगे इस तरीके के और सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये फोर्स है, कॉम्प्रीहेंशन, ये थोड़ा सा मुझे तो अभी तो सही लग रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो होता हुआ नज़र आ रहा है। 4 भी हो जाएगा, इस पर ही बेस्ड है। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री क्या है, यूनिट ऑफ ए लेटेंट हीट। अब ये सब आप लोगों ने हीट तो पढ़ा ही नहीं है ना। हीट तो आपका उसमें आ जाता है पूरा 11th में, तो ये आप मुश्किल है कि उसको किसी ने करा हो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, कार बैटरी, परसेंटेज ऑफ बैटरी एसिड विल बी अराउंड। न्यूमेरिकल करने से आप लोग वैसे ही थोड़ा सा घबराते हैं, और वैसे भी ये थोड़ा सा मोलैरिटी, मोलर, ये सब आ गए हैं। तो मोलैरिटी में आप लोग, बहुत कम स्टूडेंट ही अभी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन तो मुझे आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है इसमें, ठीक। और बायोलॉजी वाला सेक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे नीट की, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा बायोलॉजी पे ध्यान देते हैं, और जो लोग जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो लोग बायोलॉजी पे बहुत कम ध्यान देते हैं। तो उनके लिए छोटे छोटे जो सरल क्वेश्चन भी होते हैं बायोलॉजी के, तो वो भी उनको टफ लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई हमें बायोलॉजी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो गए हैं कि अब यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन भी आप लोग को सही नहीं लग रहा होगा अभी, ठीक। अब आ जाते हैं ये पुलिस पे, ठीक है। थोड़ा सा वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने अपने उसमें वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आप करके जाएंगे पुली पे। तो ये पुली वाला तो शायद कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन भी फ्रिक्शन वाला भी कर लिया होगा, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, फ्रिक्शन भी कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड ये तो सरल लग रहे हैं। फिर वही मोलैरिटी, मोलैरिटी पे आ गया है। मोलर कॉन्सेप्ट जो पढ़ के गया होगा बस वही कर पाया होगा इसको, और मुश्किल है बाकी, और किसी से उम्मीद नहीं कर सकते इसमें ज़्यादा। तो 1920 में अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी अब ये आ गया है। मैथमेटिक्स पार्ट सी, कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन में सही है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स तो आप लोग थोड़ा सा कर ले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये कर ले जाएंगे, ये कॉम्प्रीहेंशन कर ले जाएंगे। और यहाँ ये अल्फ़ा बीटा गामा है। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा से, अब ये वाली जो पॉलिनोमियल है, ये हो सकता है, पता नहीं आपने, हो सकता है शायद ना पढ़ा हो, है ना। तो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये था। 2024 भी थोड़ा सा एडवांस पे आ गया है। फिर इसको देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है, ठीक है। तो 25, 26 भी रिल्यूम, थोड़ा सा टफ है ये भी। 27, 28 हो सकता है, 27, 28 तो हो सकता है। 29, 30 भी हो जाएगा, ऐसा इतना तो नहीं दिक्कत लग रही है। 30, 31 में तो हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत आए। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर से ये मैथमेटिक्स में कॉम्प्रीहेंशन पूछ दिया गया है। 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। एक तो आप लोग वैसे ही अल्फ़ा बीटा देख के डर जाते हैं इसमें, और अल्फ़ा बीटा काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं, तो इसको देख के ही डर गए होंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको देख के ही छोड़ रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया। तो
कॉम्प्रीहेंशन ये हो सकता है अल्फ़ा बीटा कराओ। आंसर्स में भी हो सकता है कि इसके गलत हों, है ना, या सही भी हो सकते हैं। हम आंसर्स पे नहीं जा रहे हैं, हम जब सोल्यूशन देखेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग बस एक पेपर को देख ले रहे हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो 9th में अच्छा पढ़ा है तो वो कितना कर पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पेपर में ऐसा बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं, लेकिन हाँ ये कि जो क्वेश्चन है तो उसको कोई भी नहीं कर रहा होगा, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो शायद इसको कर रहा होगा। पेपर फोर्थ को जरा देखते हैं। पेपर फोर्थ क्या है? पेपर फोर्थ किस पे बेस्ड है? पेपर फोर्थ बेस्ड है आपका सेक्शन 1 फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री ओलंपियाड और मैथमेटिक्स ओलंपियाड। चलिए तो इस सेक्शन को देखते हैं। 40 मिनट्स का टाइम दिया गया था। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल है, हम लोग ने जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हैं। फोर्थ फिफ्थ यहाँ तक सब सही है, सिक्स तक भी सही है, कोई समस्या नहीं लग रही है अभी इसमें। इसमें आगे दिक्कत आ जाएगी। ग्राफ में आप लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, ग्राफ समझ में ही नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये टफ होगा। 7th भी मुझे लगता है। और इधर हम देखते हैं 9th मैथमेटिक्स, ये थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड हैं, मतलब मेरे ख्याल से करना चाहें तो कर सकता होगा। 9th 10th 11th 12th आप एक बार को निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एकदम समझ ही ना पाए। देखते हैं अब केमिस्ट्री वाला पार्ट, क्योंकि ओलंपियाड वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड दे रखा है, और ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, और ये पूछा गया है फर्स्ट सेकंड 50 60 80% रेस्पेक्टिवली ऑफ द वॉल्यूम। ये मुश्किल है, ये कोई करा होगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 14 भी वही प्रॉब्लम है, और 15 में भी सेम वही प्रॉब्लम है। और एवोगैड्रो नंबर एक्चुअल में आप लोग को फिर से थोड़ा सा यहाँ पे 9th का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने तो कम करा है, आईसीएसई ने भी थोड़ा सा कम करा है, तो प्रॉब्लम आती है। आप लोग को थोड़ा सा एडवांस अगर पढ़े होते तो शायद हो पाता। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब थोड़ा बहुत किसी ने अगर रेफरेंस बुक उठा के देखा होगा तो ये उसको कर लिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 19 20 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कोलाइडल के बारे में। हाँ, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस, इधर वाले तो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कर पा रहा होगा। बाकी 24th है, ये सब सेक्शन 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये टाइम है 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन तो सही लग रहे हैं, पर एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहे हैं। टिपिकली मानेंगे कि हाँ ये सब, अभी आप एक नॉर्मल 10th का स्टूडेंट और नॉर्मल 9th का स्टूडेंट या क्लास टॉपर है, उन सब को भी दिक्कत आ रही होगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जो क्लास 9th के जो टॉपर होते हैं वो इन पेपर को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि उन्होंने सारी किताब तो पढ़ ली है, फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती उनसे बाहर का पूछ लिया गया है। हम तो क्लास के टॉपर हैं, तो सब कुछ तो हमें आता है, तो पूरा पेपर क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और उनके पेरेंट्स को भी लग रहा होगा कि वो क्लास के टॉपर हैं, उसके बाद भी ये पेपर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या है, मतलब ऐसा क्या पेपर बना दिया जो इतना टफ है। तो पेपर कुछ नहीं बनाया है, पेपर में ऐसा कुछ कोई इरादा नहीं था कि पेपर किसी को टफ दिया जा रहा है। किसी भी कंपटीशन में जब आप जाते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी, चाहे आप आईएमओ में भी जा रहे हैं, आईएसओ में भी जा रहे हैं, एनएसओ में भी जा रहे हैं, बस एक क्लास ऊपर का आपको दिया जाता है, बस कोई भी चीज़। तो आप यहाँ पे 9th में हैं तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपको 11th की रेफरेंस बुक में एज इट इज़ मिल जाएंगे, पूरे एज इट इज़ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको 11th का क्यों ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बेसिक एम तो आपका 11th और 12th का ही सिलेबस है जो आपको कंपटीशन में करना है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया 11th और 12th का, तो आपको कंपटीशन में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता।
नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो अपने लोग अपने बेस मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस तो नहीं मजबूत करते हैं, लेकिन हाँ वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं नाइन्थ और टेंथ में। तो यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करके अगर आप लोग थोड़ा सा 11th और 12th पे, जैसे अभी आप 9th के हैं तो जब 10th में आएंगे तो थोड़ा सा 12th के बारे में स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है, रेदर देन कि आप एक 10th के टॉपर बने, ठीक है। 10th का टॉपर होना भी अच्छा है, लेकिन जो चीज़ अभी आपके काम आएगी, ज़्यादा वाइड एरिया लेके चलना है, ज़्यादा जानकारी लेके चलना है कि हमें कितना आगे अभी आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपको 11th और 12th का अभी से करना शुरू कर देना है या अभी से पढ़ना ही शुरू कर देना है, लेकिन ये एटलीस्ट आपको ये चैप्टर्स पता हो, एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चंस पता हो, आपको देख के ये ना लगे कि ये किस दुनिया से आ गए हैं क्वेश्चंस। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को देख के समझ पाएँ कि हाँ ये इस चैप्टर से है, जब भी मैं 11th या 12th में आऊँगा ये क्वेश्चंस कर पाऊँगा, अच्छा कर लूँगा। बेसिक हमारा एम पूरा का पूरा फोकस वही है कि अगर आप 11th-12th आपने अच्छा कर लिया तो आप हर कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने केवल 10th अच्छा करा और ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो 11th में जाके आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि 10th के जितने भी अच्छे मैं देखता हूँ स्टूडेंट हैं 90% अबव जो मार्क्स ला रहे हैं, 11th में आकर उनको वही दिक्कत होती है, क्योंकि सिलेबस एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो इसी गलत फहमी में रहते हैं कि भाई हमारे 9th और 10th में 90% मार्क्स थे तो हम बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, तो 11th और 12th भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे हमने 9th और 10th करा था। पर ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो एटलीस्ट मैं तो ये बोलूँगा कि आपको ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि पेपर बना दिया, और इससे आप लोग को ये पता चल गया कि 11th और 12th के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हमें कितना दूर तक अभी जाना है। 11th-12th में भी आएंगे तो उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे जल्दी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ के चलिए, थोड़ा सा अपना एरिया को वाइड करिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके थोड़ा और डेप्थ में जाइए। डेप्थ में जाने का सेंस ये नहीं है, बेस क्लियर करने का मीन ये नहीं है कि आप थोड़ा सा 11th और 12th की तरफ केवल बुक्स पलट के देख लीजिए, भले ही आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप देख लीजिए कि ये हमें करना है आगे चल के, ठीक है। मैं भी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो बस मैं भी आप लोग की यही प्रॉब्लम देख रहा था कि जनरली बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि पेपर कैसा आता है, क्या होता है, उनको तो ये भी नहीं पता। आज ही मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल बिना पेपर देखे चले गए हैं और उनको पता ही नहीं था पेपर कैसा है, अब वो देख के एकदम से परेशान है कि ये क्या, ये तो हमको उल्लू बना दिया गया, ठीक है। हमको जो है ज़बरदस्ती आप धोखे में दे दिए और ये कर दिए, ये क्या पेपर बना दिया, ये क्या है। तो बिना पेपर देखे चले गए, बिना तैयारी बिना सोचे समझे चले गए हैं, बस पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो पेपर नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है जैसे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बस पेपर दिला देंगे तो कुछ तो आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ करेगा, कुछ होगा। ये सब नहीं होता, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होती है। पढ़ाई करना बहुत टफ नहीं है, एक सिस्टम तरीका है अपने सामने जब भी आप लेके करेंगे। अब तो चलिए 9th हो गया है, अब 10th में जब आप किताब लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का आप 12th का भी पार्ट थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। जब आप लाइट कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो लाइट के 12th खोल के चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 10th पूरा 12th से मिलेगा और 9th पूरा 11th से मिलेगा। और थोड़े थोड़े भी अगर आप एडवांस कोर्सेज में नंबर देखते रहते हैं तो आपका एक ब्रेन उस तरफ सोचना शुरू कर देता है और नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं दिमाग में, ठीक है। और इस तरीके के पेपर्स या ओलंपियाड्स हैं ये आपको मदद करते हैं थोड़ा वाइड सोचने की। आप ब्रेन अब आप थोड़ा सा डेवलप करिए, वाइड सोचने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या होंगे, और ये करना। आप ये इस पर मत जाइए कि बिल्कुल एकदम एक ही पर्टिकुलर किताब है, मैं पूरी उसकी 100% रट के चला गया हूँ, अब मुझसे कहीं भी पूछिए। अब मैं क्लास नर्सरी का स्टूडेंट नहीं हूँ कि बस उसी बुक से ही क्वेश्चन आएगा या उसी वीडियो में अगर मैंने जो बता दिया बस उसी से आएगा, वही वीडियो पढ़ के जा रहे हैं या यही क्वेश्चन पेपर ही रट के चले जा रहे हैं कि अब यही क्वेश्चन पेपर आएगा। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई है। हो सकता है जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग बदलती रहती है, ठीक है। जितने भी आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो क्वेश्चंस में भी हर एक से इधर या उधर थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि गलत हो या मुझसे सॉल्व ना हो या किसी से भी सॉल्व ना हो, या बिल्कुल ही एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर्स भी हो सकते हैं, 2-3 तरीके से सॉल्व भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं।
और जितने आप बेसिक लेवल पे जाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा तो नहीं गलत होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मतलब आपको एक वाइड एरिया भी मिल रहा है कि आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को और कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन पॉइंट इज़ कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप ऑब्जेक्टिव पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अब जो आप ये देख रहे हैं कि 40 मिनट्स 30 मिनट्स ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो आपको ऐसे मेथड ढूंढने पड़ेंगे, आपको ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे सॉल्यूशन पूरा एक लेंदी हो, एक प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ चले, लेकिन एक आपकी अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो सकती हैं जिससे आप अपना पेपर को कैसे सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। कभी कभी होता है कि हम केवल ऑप्शंस को देख देख के आंसर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, पर ये नहीं होता कि जल्दी करने के चक्कर में आप कोई भी एट रैंडम ही ABCD लगा दें कि मुझे ए अच्छा ऑप्शन लग रहा है तो ए ही कर दिया। ये गलत तरीका है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही लगाता चला जा रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कुछ भी लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हैबिट से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। ठीक है, और तरीके ढूंढिए, क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व करने के मेथड ढूंढिए। मुझको बहुत सारे यूट्यूब में ही बच्चे अपने अपने मेथड्स बताते हैं कि हमने इस मेथड से करा, हमने इस मेथड से करा, तो ये उनको ब्रेन शार्प करने में बहुत मदद कर रहा है। अब वो अभी से सोच रहे हैं, अभी से वो नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ये हम कहाँ कहाँ और पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 11th की रेफरेंस बुक आप लेंगे, उसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी होगा। अगर आप 9th की बुक ही पलटते रहेंगे और इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगा। ठीक है, 3rd और 4th, हाँ ये है कि एक नॉर्मल 9th के बच्चे के हिसाब से तो टफ है ही, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है।